हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ हिंदी का, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के पर्पज़ से। देखिए, आचार्य आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से किताब शब्द क्या है? तो इनमें से किताब शब्द विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या 19 है, जो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ये निम्न हैं। देखिए, अल, कम, खुश, गेर, दर, ना, फिल, बे, बा, बद, बे, बिला, ला, सर, हम, हर, हेड, जर्नल, डिप्टी, 22, एक्स, चीफ, हाफ, सब। तो ये कौन से शब्द हैं? आगत शब्द हैं, और जो विदेशी भाषाओं से आए हैं इन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। तो कितने हैं? ये 19 है, और ये आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द अभिप्सा होगा। इसका आंसर क्या होगा? अभिप्सा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाता है? अभिप्सा। जिसकी अपेक्षा हो अपेक्षित, जिसकी अपेक्षा न हो अनपेक्षित, कला में रस न ले अरसिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो इसका आंसर होगा नेफा की एक शाम। ये इसकी रचना नहीं है, जबकि विजय तेंदुलकर की रचना है कमला, खामोश, अदालत जारी है। तो इसका आंसर नहीं है ना, तो नहीं है ना, तो इसका मतलब नेफा की एक शाम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार थे। इनका जन्म 1928 में मुंबई में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं कमला, घासीराम, कोतवाल, खामोश, अदालत जारी है, मसाज, सामना, सिंहासन आदि। इनकी मृत्यु 2008 में पूना में हुई थी। नेफा की एक शाम नाटक है। इसकी रचना ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने की थी। तो नेफा की एक शाम किसने लिखी थी? किसका नाटक है ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, काठ का होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? सचेत होना, लकड़ी होना, स्तंभ होना। तो इसका आंसर होगा 3, स्तंभ होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीत अर्थक है? तो इसका संयोग का वियोग होगा। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ी बोली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती, बिहार में बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी आप। देखिए, मैथिली बोली मिथिला अंचल बिहार में बोली जाती है। खड़ी बोली अवधी ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ सलेश अलंकार होता है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। देखिए, सलेश अलंकार में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। उदाहरण, सुबिरन को खोजत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। तो इसके कई अर्थ होंगे व्याभिचारी के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कौन सा अलंकार होगा? सलेश अलंकार।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, तो इससे संबंधित उपमा अलंकार है। इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक बार प्रतीप अलंकार के बारे में देख लीजिए। जब उपमेय की तुलना में उपमान की हीन, लज्जित या पराजित दिखाया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार के समान है। उदाहरण सिप मुख की समता, कीमी करे चंद वापुरे रंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। जिसमें नहीं आ जाएगा ना तो आप समझ लेना कि भाववाच्य है, ठीक है। जिसमें निषेध वाक्य होगा तो वही आपका भाववाच्य होगा, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं, तो इसका आंसर होगा 2। देख लीजिए। देखिए दलपति विजय खुमान रासो, और ये महाकाव्य है सारे। दलपति विजय खुमान रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला राजमती का संदेश, जगनीक परमाल रासो। तो दलपति विजय ने कौन सा लिखा महाकाव्य? खुमान रासो। चंद्रबरदाई ने कौन सा महाकाव्य लिखा? पृथ्वीराज रासो। और नरपति नाला ने कौन सा महाकाव्य लिखा? राजमती का संदेश। और जगनीक ने परमाल रासो लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा ये है संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, मतलब कि 3 है इसका आंसर, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो राम खाता होगा तो मतलब कि हम वर्तमान में ही तो कह सकते हैं किसी को कि खाता होगा, पीता होगा, सोता होगा, तो ये इसका आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण राम खाता होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए चित्रा मुद्गल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? एक जमीन अपनी आवा, तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किसे? चित्रा मुद्गल को, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसके बारे में कुछ। देखिए चित्रा मुद्गल जन्म 1944 में, हिंदी की वरिष्ठ लेखिका है। उन्हें वर्ष 2018 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा पुस्तक के लिए दिया गया था। उन्हें वर्ष 2003 में उनके उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा 1। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए ब्रज भाषा मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित होने वाली बोली है। इसके अतिरिक्त यह उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। इसका प्रमुख मुख्यतः काव्य भाषा में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में कविता केदारनाथ सिंह की है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस क्वेश्चन के आप। देखिए सुई और तागे के बीच में, तो किसने लिखी? इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह। और शंखमुखी शिखरों पर, इसका कौन है रचनाकार? लीलाधर जुगड़ी। पहाड़ पर लालटेन यह मंगलेश डबराल। और किवाड़ किसने लिखी? कुमार अंबुज ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप।
देखिए, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार इसमें अज्ञे जी हैं। तो इसका आंसर होगा 2 अज्ञे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। देखिए, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार अज्ञे। इनकी अन्य रचनाएं हैं विपथगा, परंपरा, कोठारी की बात, शरणार्थी और जप दोल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो घनाक्षरी आपका वार्णिक छंद है। तो इसका आंसर होगा आपका 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, घनाक्षरी छंद वर्णिक छंद है जिसके एक चरण में 32 वर्ण होते हैं और 8-8 वर्ण पर यति होता है। उदाहरण, नगर से दूर कुछ गांव की बस्ती, एक हरे भरे खेतों के समीप अभिराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? तो इसका आपत्ति, ऐतराज का आपत्ति होगा। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उलाला से मिलकर छप्पे। रोला उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो छप्पे छंद बनता है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, छप्पे छंद 6 पंक्तियों का छंद है जिनमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उलाला के होते हैं। प्रथम चरण में 24-24 मात्रा तथा अंतिम चरण में 28-28 मात्रा होती है। उदाहरण देखिए, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, तो ये रोला का है। उदाहरण, प्रथम चरण, हे मातृभूमि तुझको निरखी मगन क्यों न हो मोद में, उलाला छठा चरण है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इनमें से अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन की। देखिए, स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनकी 3 रचनाएं हैं, पवुम चरिवु, पदम चरित, रिट रेणे मी चरेवु, स्वयंभू छंदस। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु कहते हैं और जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्राएं लगती हैं उसे लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? गुरु स्वर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा आपका अकिंचन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन की। देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसको प्राप्त न हो अलभ्य, जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की काव्य रचना है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह विरह पर आधारित काव्य है जो कृष्ण काव्य परंपरा का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है तो तत्सम बताना है फिर हमें। तो इसमें निष्ठुर जो है आपका तत्सम है, ये है तद्भव है, निडर और नाई। ठीक है, नाई को हम नापित बोलते हैं और ये निडर है, और निष्ठुर को ये तत्सम है और उसका निठुर हुआ तद्भव। तो इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? तो इनमें से वन जो है ना कानन का पर्यायवाची है, और वन को हम बीटप भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। ठीक है, और विपिन भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए, गबन जो है प्रेमचंद की रचना है और सेवा सदन भी प्रेमचंद की रचना है, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते प्रेमचंद की रचना नहीं है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1963 में एक उपन्यास है जो डॉक्टर भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मुंशी प्रेमचंद को
कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित उपन्यास है, देखिए कौन कौन से, गोदान, गबन, सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां हैं, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, ए अलग योज्य, बूढ़ी काकी आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं और आप इन्हें ध्यान से पढ़कर जाना, ठीक है। अगला एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग इसकी। देखिए हिंदी साहित्य का काल और साहित्यकार का नामकरण। आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है हिंदी साहित्य। और वीर गाथा काल किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और सिद्ध सामंत काल राहुल शान कीर्त्यान ने। और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखो विवरण भी है, विराम चिन्ह का प्रकार, और लाघव भी है, उपदेशक नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए राम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम खाता है, राम भी है इसमें, और मतलब कर्ता भी है, कर्म भी है, तो सहकर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, सहकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो अंगरखा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो नरेश मेहता को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, महादेवी वर्मा को भी, तो नागार्जुन को नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे मिले हुए हैं? तो 1968 में सुमित्रानंद पंत को, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को, 1978 में अज्ञे को, और 1982 में महादेवी वर्मा को, 1992 नरेश मेहता को, और 1999 निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, और 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को, 2013 में केदारनाथ सिंह को, और 2017 में कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। तो इसका आंसर होगा 1, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए सूनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, भी हसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। देखिए ये कौन सा आपका मतलब कि छंद है? ये आपका होगा कौन सा? सोरठा। सोरठा में याद रखना पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 नहीं 13। तो देखिए मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2। तो ये लघु मात्राएं हैं तो इसका 1 मात्रा मानी जाती है। तो 1 2, फिर ये एक ही मात्रा है, इसे 2 मात्रा मान ली जाती है। तो 2 और 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 11 मात्राएं होगी। पहले और तीसरे चरण में कौन सी मात्राएं होंगी? 11। तो देखिए 1 2, और ये बड़ी ई है तो इसे लघु, इसकी मात्रा तो गुरु मात्रा है, मतलब 2 मान ली जाएंगी। तो कितनी होगी? 4 और 2 6 7 और 2 9 और 1 10। नहीं तीसरा चरण 1 1। तो इसका आंसर होगा, इसमें 11 मात्रा आएगी, तो इसका आंसर होगा आपका सोरठा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कविता को भाव योग किसने कहा है? तो कविता को भाव योग रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक थे। इन्होंने श्रद्धा और भक्ति निबंध में कविता को भाव योग कहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। ये सुनी केवट के बेन, देखिए जो लघु मात्रा इसका मतलब 1 मात्रा, इसकी लघु मात्रा तो 1 मात्रा, तो 1 2, ये एक ही मात्रा है तो 2 मात्रा है। तो 1 2 2 और 2 4 5 6 और 2 8 और 2, तो कितनी होगी? 10 और 1 11 मात्रा होगी। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11।
तो ये तो आपका पहला चरण हो गया और ये आपका तीसरा चरण होगा। तो तीसरे चरण में देखिए आप 1 2 2 और 2 4, 4 और 4 और 2 6, 6 और 1 6 और 1 7, 7 और 2 कितने होंगे 9, 9 और ये 10, 10 11 और ये 12। ये देखिए दोबारा गिनते हैं 1 2 4 4 6, ठीक, चितेई 6 7 9 10। ये मात्रा कुछ फालतू, ये समझ नहीं आ रहा क्या, मुझे लगे ये सेंटेंस गलत है, ये लाइन ही गलत है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ सोरठा का क्या तरीका हुआ है। सोरठा छंद में क्या हुआ है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर आप सोरठा लगा लेना, क्योंकि इसमें पहले है ना, पहले चरण में तो 11 ही मात्राएं, इससे भी आप पहचान सकते हो कि सोरठा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर होगा अपकर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो मैं बाजार जाता हूँ, तो इसका आंसर है कृतवाच्य, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है, तो इसका आंसर होगा 2। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी के विकास को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पाली का समय काल जो है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी है। प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सर्वव्यापी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो ये आप से संबंधित अपने आप से तो निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में या शब्द के शुरू में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आप मेरा मेरी लगाकर स्त्रीलिंग में आप मेरी लगाकर और पुल्लिंग लिंग में आप मेरा लगाकर पहचान सकते हो कि कौन सा लिंग है। तो देखिए मेरा मेरी नगर, तो ये तो लग नहीं रहा मेरी, सही ना। तो मेरी देश, ये भी नहीं, ये पुल्लिंग है, तो ये मेरी झील, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट था। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसके बारे में आप एक बार। देखिए बंगाल गजेट भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में था। उद्दंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। तो याद रखिए ये भारत का प्रथम है और ये हिंदी का प्रथम है। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो बंगाल गजट, अगर हिंदी का प्रथम समाचार पूछ लिया जाए 1826 में तो ये आपका होगा उद्दंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है, तो इसमें से भारोपीय परिवार की मलयालम नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इसकी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़कर चले जाना। ये तो मेरे ही पढ़ के जाना, ये फिर अपनी बुक से पढ़ लेना। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहा जाता है। आपस में संबंधित भाषाओं को क्या कहा जाता है, भाषा परिवार कहा जाता है। भारूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार प्रमुख है। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
तुलु भाषा आती है। याद कर लेना कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा आती है। भारोपीय भाषा परिवार में गुजराती, मराठी, हिंदी, नेपाली, जर्मन भाषाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे, वैसे। तो इसका आंसर होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे किसे कहते हैं और इनके वाचक शब्द भी देख लीजिए। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु स्थान के संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जिसका, जो, कि, ये इनके वाचक शब्द हैं। जिसका, जो, कि, जो, सो, जितना, जैसे, उतना आदि। उदाहरण, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो कौन सा होगा? सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका आंसर होगा 2। देखिए, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी आती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमान रासो दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका कोड बना सकते हो खुद। खुद खैपचरम द खो अर्ध है खुद। तो दलपति विजय राय की। देखिए, खुमान रासो दलपति, इसके रचनाकार है दलपति विजय। सारंगधर संहिता, सारंगधर है इसके। 12 मासा नरपति नाला और आलाखंड के जगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान के साथ धर्म का आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णन किया जाता है। उदाहरण, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं ढोया। तो इसका आंसर होगा आपका दादी से चला नहीं जाता। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इसकी। देखिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण, दादी से चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आपका 15 मार्च 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये आपके अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। इन्होंने गजल, पहेली, मुकरी, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तराना की शैलियाँ विकसित की हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर होगा रुक्ष। रुक्ष का रूखा होता है, सूरज का सूर्य और सावन का सावन। तत्सम। ठीक है, ये तद्भव है तीनों, और इन्हें 2 तद्भव है और ये रुक्ष तत्सम है। तो इसका रूखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अब अवयवी भाव समास है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो विभाव के 2 प्रकार आलंबन और उद्दीपन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इनमें से ये जो है नदी, नदी एक वचन शब्द है। देखिए, नदी सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। दर्शन, घरों, लताओं शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है।